हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 19 के टास्क के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है अपना ICS मॉडबस। तो चलो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। वैसे तो मैंने इसे समझने का पूरा ट्राई किया है, मैं इसे ऑलरेडी एक बार रीड कर चुका हूँ। बट ये हार्डवेयर कन्फिग्रेशंस वगैरह मेरे ऐसे एक्सपर्टीज़ में नहीं है, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा देखा है। तो और इसमें मुझे जितना समझ में आया मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो स्टोरी देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है। तो अपने वेयरविल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें अभी चल रही है, और TBFC हेडक्वार्टर में एक नया डिज़ास्टर देखने को मिला है। जब कोई अपने वेयरहाउस वर्कर ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अनदर चॉकलेट एग। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे क्रिसमस प्रेजेंट्स के बदले जो भी अपने वेयरविल के कस्टमर्स हैं उनको क्या जा रहा है, उनको चॉकलेट एग्स जा रहे हैं। अपने वेयरहाउस वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था शिप करने का क्रिसमस प्रेजेंट्स, बट पहुंच क्या रहा है कस्टमर के पास, चॉकलेट एग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। द डिलीवरी ड्रोन्स बज ओवरहेड, देयर मैकेनिकल हम्स साउंडिंग ऑलमोस्ट मॉकिंग, ईच वन रिटर्न्स फ्रॉम इट्स राउट एम्प्टी हैविंग सक्सेसफुल डिलीवरी इट्स कार्गो। जो अपने जो ड्रोन्स थे, डिलीवरी ड्रोन्स जो जाके क्रिसमस प्रेजेंट्स इनको जाके पहुंचा के वापस आना था, वो जा तो रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को जा रहा है क्या, चॉकलेट है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि सब कुछ जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो रहा है, बट कार्गो क्या है, पूरा रॉन्ग है। जाना चाहिए था गिफ्ट, जा रहा है चॉकलेट है। अब यहाँ पे हमें क्या किया है, कमांड सेंटर में बुलाया गया है, जहाँ पे डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब आ रहे हैं, सब कुछ एकदम सही लग रहा है। वहाँ पे आ रहा है कि 1000 प्रेजेंट अभी स्टॉक में है, और 98% सक्सेस रेट से अपनी डिलीवरीज हो रही है। सब कुछ यहाँ पे सही सही लग रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं लग रही है सिस्टम के ऊपर। पर फिर भी कंटिन्यू हमें फ़ोन आए जा रहे हैं सिटीजन्स के कि हमें चॉकलेट एक्स मिल रहे हैं गिफ्ट्स के बदले। यहाँ पे तभी हमारा लॉजिस्टिक मैनेजर बोलता है कि लुक एट दिस, स्क्रीन पे दिखाते हुए। स्क्रीन पे आ रहा है कि सिस्टम ने टेडी बियर मिलर फैमिली को डिलीवर किया है, बट उन्हें रिसीव क्या हुआ, चॉकलेट बनी। उसका जो वेट था वो भी सेम था, एग्जैक्ट डायमेंशन, बट कम्प्लीटली डिफरेंट आइटम। मतलब जो जितना वेट का उन्हें जाना चाहिए था आइटम, उतना ही वेट का गया है, डायमेंशंस भी सेम है, बट कम्प्लीटली डिफरेंट आइटम है। टेडी बियर की जगह चॉकलेट बनी जा रहा है उनको। तभी एक सेकेंड के लिए एक मैसेज फ्लैश करता है स्क्रीन पे, जो कि क्या है, एक्सप्लॉइट वर्जन 666, प्रॉपर्टी ऑफ हॉप्सेक आइलैंड, वाई शुड क्रिसमस हैव ऑल द फन, किंग मैलियर। तो यहाँ किंग मैलियर के थ्रू एक मैसेज आया है, वाई शुड क्रिसमस हैव ऑल द फन। यहाँ पे एक्सप्लॉइट 666 ऐसा एक सिग्नेचर यहाँ पे आ रहा है अपने को। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे अपना सिस्टम एक्सप्लॉइट हो चुका है, किसी ने हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और ये अपने सारे ड्रोन फ्लीट जो है उससे उनको कंट्रोल कर रहा है। जो अटैक है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया है, ताकि कोई भी अपना ट्रेस ना बचे। जो भी अपना सेंसर डेटा है वो एकदम फॉल्स आ रहे हैं, पूरा जो इन्वेंट्री है वो पूरा मैनिपुलेटेड हो चुका है, कुछ भी अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये कोई प्रैंक नहीं है, ये कैलकुलेटेड असॉल्ट है क्रिसमस के ऊपर। तो ये किसी ने पूरा प्लान करके किया है सारा चीज़ें। हमारा मिशन क्लियर है कि हमें TBFC के ड्रोन डिलीवरी सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है, और हमें ये चीज़ अनकवर करनी है कि किंग मैलवेयर के एक्सप्लॉइट टीम ने इसे किस तरह से कंप्रोमाइज़ किया, और क्रिसमस को हम लोग वापस से सही कर सके, ताकि जो भी डिलीवरीज हो रही है वो एकदम प्रॉपर हो और सॉकमस रून ना हो। बट बी वार्न्ड, यहाँ पे एक वार्निंग है, King Malheur doesn't leave system undefended. Traps are waiting for the careless investigator. One wrong move and you might make things worse. तो ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग दिया गया है कि किंग मैलहेयर ने सिस्टम्स को पूरी तरह से अनडिफेंडेड नहीं रखा है, उससे ट्रैप्स वगैरह सेट किए हुए हैं हमारे लिए। अगर हमने एक गलत मूव किया इसको फिक्स करते वक्त, तो हम लोग और चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मिस्टीरियस डिस्कवरी। जैसे ही हम लोग वेयरहाउस कंट्रोल रूम में वॉक कर रहे थे, एक चीज़ हमारे नज़र में आई, और वो क्या था, एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, नीचे एक पेपर पड़ा हुआ था फ्लोर पे, PLC टर्मिनल के पास। तो PLC क्या है, यहाँ देख लेते हैं।
ये है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जो कि अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इन सबको कंट्रोल करने के काम आता है। जो भी अपने असेंबली लाइन है, मशीन्स है, रोबोटिक डिवाइस है, उन सबको कंट्रोल करने के काम आता है। इट लुक्स लाइक समवन ड्रॉप्ड इन अ हरी। लगता है किसी ने जल्दी से कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा दिया है। हमने इसे उठाया और जब अनफोल्ड किया तो इसमें बहुत ही ऐसे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था जिससे किसी ने जल्दी जल्दी कुछ नोट किया है और वहाँ पे ऐसे ये गिर चुका है पेपर ज़मीन पे। तो यहाँ देखते हैं इस पेपर में एक्चुअली लिखा क्या है। TBFC ड्रोन कंट्रोल रजिस्टर मैप फॉर मेंटेनेंस यूज ओनली। तो आई थिंक यहाँ पे ड्रोन कंट्रोलर का एक रजिस्टर मैप है हमारे पास। तो रजिस्टर मैप बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में बोल सकते हो कि जो जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं उसकी इंफॉर्मेशंस होती हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि जो रजिस्टर्स के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है HR0 जो कि पैकेज टाइप सिलेक्शंस को दिखा रहा है कि 0 का मतलब है क्रिसमस गिफ्ट। अगर 1 पे सेट हो तो चॉकलेट एग्स डिलीवर करने हैं, 2 पे सेट हो तो ईस्टर बास्केट्स डिलीवर करने हैं, तो इसके लिए है। HR1 ये रजिस्टर क्या करता है, ये डिलीवरी जोन सिलेक्ट करने के लिए है। 1 से अगर 9 हो तो नॉर्मल है एंड 10 हो तो ओस एंड डम, ठीक है। HR4 सिस्टम सिग्नेचर या वर्जन है। डिफ़ॉल्ट क्या है इसका 100। करंट इसको चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कॉइल्स, तो यहाँ पे कॉइल्स भी है। ये क्या है अपने बूलियन फ्लैग्स, ठीक है। तो C10 इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। अगर C10 का वैल्यू ट्रू हुआ तो फिर सिस्टम स्टॉक को चेक करके कुछ भी परफॉर्म करेगा। C10 अगर फॉल्स हुआ तो बिना स्टॉक को चेक किए कुछ भी कर देगा, प्लान्ड ऑपरेशन। C11 प्रोटेक्शन ओवरराइड। ट्रू मतलब चेंजेस लॉक्ड मॉनिटर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये चेंजेस को मॉनिटर यहाँ पे करता है। अगर C11 फॉल्स हुआ तो नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है। C12 इमरजेंसी डंप प्रोटोकॉल। अगर ये ट्रू हुआ तो डंप ऑल इन्वेंटरी, यानी कि सारे के सारे इन्वेंटरी को कहीं डंप कर दो। सो ये तो ठीक बात नहीं है। अगर फॉल्स हुआ तो मतलब ये नॉर्मल है। C13 ऑडिट लॉगिंग। ऑडिट लॉगिंग क्या है, ट्रू ऑल चेंजेस लॉग। तो ठीक है, अगर ऑडिट लॉगिंग अगर ट्रू हुआ तो जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे अपने लॉग्स बनते रहेंगे उसके। अगर ये फॉल्स हुआ तो नो लॉगिंग, उसके लॉग्स वगैरह रुक जाएंगे। C14 क्रिसमस रिस्टोर फ्लैग। ये ठीक है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। जब हम लोग इस क्रिसमस को रिस्टोर कर लेंगे तो ये वापस से अपना C14 फ्लैग अपने आप ट्रू हो जाएगा। देन C15 सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्टेटस। ओके, तो ये अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्टेटस है। अगर किसी ने अपने सिस्टम पे ब्रीच करने का ट्राई किया तो ये ऑटो आर्म हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग गलती से कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस है इसका एक्टिवेट कर दें। क्रिटिकल नेवर चेंज HR0 वाइल C11 इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओके विल ट्रिगर काउंट डाउन। ओके, यहाँ पे एक क्रिटिकल मैसेज दिया हुआ है हमें कि हमें अपना जो HR0 रजिस्टर है उसके वैल्यू को चेंज नहीं करना है जब तक अपने C11 का वैल्यू ट्रू पर सेट है। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश किया तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो हमने अपने नोट को देखा और यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, लाइक रजिस्टर मैप, कॉइल्स, ये सारी चीज़ें आखिर है क्या। यहाँ पे तो मैंने तुम लोग को इसके बारे में बता दिया, लेकिन जो लोग माइक्रो कंट्रोलर या ये सबसे फैमिलियर नहीं है उनको इस सब चीज़ें समझने में दिक्कत होगा कि बूलियन फ्लैग्स क्या होते हैं, लाइक होल्डिंग रजिस्टर्स, ये सब क्या होता है। तो अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि रजिस्टर मैप, कॉइल्स, ये सारी चीज़ें क्या है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही फॉरेन टाइप है, लाइक HR0, C11, मॉडबस भी स्क्रिबल्ड इन अ मार्जिन। यहाँ पे आई थिंक अपना मॉडबस भी कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि मॉडबस भी उसके पे कहीं पे लिखा हुआ है। बट समथिंग अबाउट इट फील्स इम्पॉर्टेंट, दे लाइक अ की यू डोंट नो हाउ टू यूज़। लेकिन फिर भी हम लोग भले ही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बट हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो हम लोग को इसके बारे में और भी चीज़ें देखना होगा। यू पॉकेट द नोट केयरफुली, आई फिगर आउट व्हाट दिस मीन्स लेटर। तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग बाद में पता लगा लेंगे कि एग्जैक्टली इसमें सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही है। यू थिंक फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम यू आर डीलिंग विथ।
अभी के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। लिटिल डू यू नो दिस क्रम्पल नोट विल सेव व्हाट्सएप्स इज एग्जैक्टली व्हाट्सएप्स क्रिसमस। तो ये जो क्रम्पल नोट है यही अपना आगे जाके क्रिसमस को सेव करने वाला है। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग जानेंगे इस अपने जो स्कैडा है वो क्या होता है और वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर किस तरह से करता है। उसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि पीएलसी जो है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये ऑटोमेशन किस तरह से करता है। हाउ डू मॉडबस प्रोटोकॉल इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, अपना मॉडबस प्रोटोकॉल इंडस्ट्रियल डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट कैसे करता है। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्रोमाइज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या इंडस्ट्रियल सिस्टम, हम लोग कॉम्प्रोमाइज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉर सेफली रिमेडिएटिंग कॉम्प्रोमाइज कंट्रोल सिस्टम्स, हम लोग ये जानेंगे कि जो अपना सेफ्टी रिमेडिएटिंग टेक्निक्स फॉर सेफली रेमिडिएटिंग कॉम्प्रोमाइज कंट्रोल सिस्टम, हम लोग ये जानेंगे जो भी अपना कॉम्प्रोमाइज कंट्रोल सिस्टम्स है उसको सेफली हम लोग रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, उसके टेक्निक्स देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड ट्रैप लॉजिक इन आईसीएस एनवायरनमेंट्स, हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग किस तरह से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं और उसके जो ट्रैप लॉजिक्स है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं आईसीएस एनवायरनमेंट्स में। तो हमारे पास यहाँ पे आज अटैक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें वीएम की भी, यहाँ वीएम भी गिवन है तो मैं वीएम स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड फॉर अटैक बॉक्स मैं अपना वीएम यूज़ करने वाला हूँ आज के लिए। तो मैं वर्च वीएम वेयर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे जब तक ये लोड हो रहा है। ओके, ओपन अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास वीएम वेयर नहीं है तो तुम लोग अटैक बॉक्स यूज़ कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा वी एम वी आर स्टार्टेड है। हमारा टारगेट मशीन लोड हो चुका है क्या? हाँ, हमारा टारगेट मशीन भी लोडेड है, इसका आईपी एड्रेस भी हमें मिल चुका है। तो इसको अभी के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं स्कैडा पे कि अपना स्कैडा आखिर होता क्या है। तो स्कैडा का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सो स्कैडा सिस्टम्स आर द कमांड सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। तो यह क्या होता है? अपने इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के कमांड सेंटर्स होते हैं स्कैडा सिस्टम्स। ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं ह्यूमन ऑपरेटर और मशीन के बीच। तो ये जो ह्यूमन्स और मशीन के बीच में एक तरह का ब्रिज है ताकि ह्यूमन्स मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दे सकें। हम लोग स्कैडा को इस तरह से सोच सकते हैं कि ये किसी फैक्ट्री का एक नर्वस सिस्टम होता है और ये उन सारी चीज़ों को सेंस करता है कि क्या हो रहा है। ये अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है और मशीन्स को कमांड भेजता है ताकि वो चीज़ों को परफॉर्म कर सके। टीबीएफसी स्कैडा सिस्टम को यूज़ करती है ताकि वो जितने भी ड्रोन डिलीवरी ऑपरेशन है उसको चेक करते रहे, उसको देखते रहे। उसके बिना ऑपरेटर के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा जिससे वो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स को एक साथ मॉनिटर कर सके, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे ड्रोन को कोई ह्यूमन मॉनिटर नहीं कर सकता मैनुअली। उसके बाद उसको इन्वेंट्री भी मैनेज करना है और ये भी इंश्योर करना है कि जो भी पैकेजेस हैं वो सही डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है? अपना स्कैडा। ये एक इनविजिबल ऑर्केस्ट्रेटर बोल सकते हैं इसको क्रिसमस लॉजिस्टिक्स के लिए। मतलब ये दिखाई नहीं देता है बट ये बैकग्राउंड से ही जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी डिलीवरीज हो रहे हैं क्रिसमस के, उन सबको मैनेज कर रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ स्कैडा सिस्टम। अब स्कैडा में इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है अपना सेंसर एंड एक्चुएटर। तो सेंसर एंड एक्चुएटर क्या होता है? सेंसर वो है जो आसपास के डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। हो सकता है ड्रोन अभी बहुत ही हार्श कंडीशन में जा रहा हो, वहाँ का टेम्परेचर लो हो, प्रेशर हाई हो, तो वो सारा चीज़ सेंसर मॉनिटर करते रहता है और एक्चुएटर से वो उस एक्शन को परफॉर्म करते रहता है। जैसे कि मान लो कि कहीं पे अगर
टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है तो बोलेगा एक्चुएटर को कि उस जोन से थोड़ा सा अलग होके जाओ। तो एक्चुएटर क्या है अपना ये अपना एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसको तुम लोग बोल सकते हो लाइक जैसे रोबोट आर्म हो गया, वो अपना एक्चुएटर है। और सेंसर बोल सकते हो जैसे कि तुम्हारा लाइक से कोई टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, वो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, वो अपना सेंसर होता है। पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये क्या होता है? ये एक्चुअली में ब्रेन होता है अपना, जो ऑटोमेशन लॉजिक है उसका। वो सेंसर के डेटा को रीड करके डिसीजंस लेता है कि उसकी अपना स्कैडा सिस्टम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है कि अगर कोई पैकेज का जैसे कि यहाँ पे है कि जैसे कि अगर अपना कोई पैकेज वेट चॉकलेट एग को मैच करता है और डेस्टिनेशन जोन 5 है, तो लोड इनटू ड्रोन 7, तो उसको ड्रोन 7 में लोड कर दो। इस टाइप के डिसीजंस कौन लेता है? अपना प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी। उसके बाद है अपना मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जैसे कि अपना सीसीटीवी कैमरा हो गया, डैशबोर्ड्स हो गया, अलार्म पैनल्स हो गए, जहाँ पे अब जो भी ऑपरेटर्स है वो फिजिकल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स में आता है, ताकि वो लोग चेक कर सके कि सारा चीज़ सही से हो रहा है कि नहीं। भले ही सारा काम रोबोट्स ऑटोमेटिक तरह से कर रहे हैं, बट उन पर भी तो नज़र रखनी होगी कि वहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो, कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह अगर हो गया तो उस पर भी तो नज़र रखनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स होती हैं। हिस्टोरियंस, ये अपना डेटाबेसेस होते हैं। हिस्टोरियंस मतलब यहाँ पे अपने जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी अपने लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, वो सारे अपने डेटाबेसेस में स्टोर रहते हैं। तो अगर बाद में अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम लोग उस लॉग्स को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये अपने हिस्टोरियंस में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम में स्कैडा कैसे काम कर रहा था। तो यहाँ पे है पैकेज टाइप सिलेक्शन। तो यहाँ पे पैकेज कि कौन सा पैकेज डिलीवर करना है इसके बारे में है। तो सिस्टम डिसाइड करता है कि उसको क्रिसमस गिफ्ट देना है, चॉकलेट एग देना है, या ईस्टर बास्केट देना है, और वो किस ड्रोन में उसको लोड करना है उसको। ये सिलेक्शन कंट्रोल किया जाता है एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू से, जो डिटरमाइन करता है कि कौन सा कन्वेयर बेल्ट एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमें ऊपर वो नोट में भी दिया हुआ था 0, 1, 2, हर एक पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज था। तो लेट्स से अगर 0 होगा तो अपना क्रिसमस गिफ्ट वाला कन्वेयर बेल्ट एक्टिवेट होगा, 1 रहेगा तो चॉकलेट एग वाला कन्वेयर बेल्ट, इस तरह से था वो। ठीक है, तो डिलीवरी जोन राउटिंग। तो यहाँ पे डिलीवरी जोन राउटिंग के बारे में है कि हर एक पैकेज करेक्ट नेबरहुड तक पहुँच पहुँच रहा है कि नहीं। लाइक जोन अगर 1 से 9 तक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेयरविल। ठीक है, तो अगर जोन 1 से 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेयरविल। एंड यहाँ पे जोन 10 इज रिजर्व फॉर डिस्पोजल द ओशन, अ फेल सेफ फॉर डैमेज्ड गुड्स, बट ऑल्सो अ परफेक्ट टारगेट फॉर साबोटाज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीवरी जोन राउटिंग पूरे वेयरविल को 9 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, 1 to 9, और एक जोन 10 रिजर्व रखा हुआ है कि इन केस अगर कोई पैकेज डैमेज्ड हो या ऐसा कुछ हो तो फिर वो जोन 10 में उसको रख के आ जाएगा। जोन 10 क्या है? अपना ओशन, तो उसको ओशन में डंप कर देगा। ये एक अच्छा तरीका है फेल सेफ का, लाइक डैमेज गुड्स को हटाने का। लेकिन इसको सैबोटाज भी किया जा सकता है, लाइक कि अगर कोई अटैकर चाहे तो मान लो सबको जोन 10 पे सेट कर दिया, इससे क्या होगा कि सारे के सारे ड्रोन्स ओशन में जाके सारे पैकेज गिरा के आ जाएंगे। विजुअल मॉनिटरिंग, द सीसीटीवी फीड प्रोवाइड्स अ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेयर हाउस फ्लोर, ऑपरेटर्स कैन व्यू विच आइटम्स आर बीइंग लोडेड। तो सीसीटीवी यहाँ पे पूरे के पूरे वेयर हाउस फ्लोर पे भी नज़र रखा हुआ है, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि जो भी अपने आइटम्स लोड हो रहे हैं वो कौन कौन से लोड हो रहे हैं ड्रोन में, और वहाँ पे जो भी सिस्टम का बिहेवियर है उसको भी वेरीफाई किया जा सके। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, तो जो भी पैकेज लोड हो रहा है उसकी इन्वेंट्री चेक भी यहाँ पे हो रही है कि मेक श्योर करे वहाँ पे कि जो भी आइटम लोड हुआ है वो एक्चुअली में स्टॉक में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कहीं वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो चुका है। इसको भी ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री वेरिफिकेशन है। अगर वेरिफिकेशन डिसेबल हुआ तो सिस्टम ब्लाइंडली कोई भी पैकेज लेके चला जाएगा। सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट अनऑथराइज चेंजेस, ताकि कोई भी सीधा आके कोई भी चेंज ना कर दे। ये जब इनेबल्ड होगा तो सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी अपने सस्पिशियस मॉडिफिकेशंस है उसको मॉनिटर करते रहेगा, और ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स भी ट्रिगर कर सकता है। यानी लेट्स से कि मैंने कोई
आके कुछ सस्पिशियस मॉडिफिकेशंस किए तो ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स होता है इसका, जो कि हो सकता है इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट या फिर ऐसा कुछ अपना रिस्पॉन्स भी ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली किंग मैलहेयर हैज़ वेपनाइज दिस वेरी प्रोटेक्शन एज पार्ट ऑफ हिज ट्रैप, और किंग मैलहेयर ने इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को वेपनाइज कर लिया है, इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है ताकि वहाँ पे अपना ट्रैप लगा सके। ऑडिट लॉगिंग, एवरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, एवरी ऑपरेटर लॉगिन, एवरी सिस्टम मॉडिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे ऑडिट लॉगिंग में क्या है कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर इस पे लॉगिन कर रहे हैं, या तो कोई भी सिस्टम मॉडिफिकेशन हो रही है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर अटैकर ने लॉगिंग को टर्न ऑफ कर दिया तो फिर इससे क्या होगा, वो जो भी मॉडिफिकेशन करेगा वो सारे के सारे लॉग्ड नहीं होंगे। और डैट्स प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड हियर। तो अटैकर ने इस बार यही किया है, इसका मतलब अपने पास कोई लॉग्स भी नहीं मिलना है हमें इस बार। तो ठीक है, वाई स्कैडा सिस्टम्स आर टारगेटेड। तो अब देखते हैं कि अपने स्कैडा सिस्टम्स को टारगेट क्यों किया गया। तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है आईसीएस, जैसे कि अपना हो गया स्कैडा फॉर एग्जांपल, इस पे जो टारगेट्स है ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, इन पे आजकल बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स के, और इसका रीज़न यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पहला चीज़ कि ये बहुत ही लेगेसी सॉफ्टवेयर पे चलता है, बहुत ही पुराने सिस्टम, जो अपना ये स्कैडा है बहुत पुराने सिस्टम बहुत पुराने सिस्टम से चल रहा है। इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स वगैरह लगे होते हैं और वो कॉमनली चेंज नहीं किए जाते हैं। अगर इस पर कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स पे लगा हुआ है, जैसा आया लोग वैसे ही रख देते हैं, तो कोई भी इस पर लॉगिन कर सकता है। वो रिलायबल तो है बट सिक्योर नहीं है। उसको इतना मेक श्योर, स्कैडा वगैरह को हम लोग जब बनाए थे तो उतना इंश्योर रखा गया था कि वो रिलायबल रहे, बट उस सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल प्रोसेस। तो जैसे कि अपना वेबसाइट वगैरह होता है जो जिससे अटैक करके लोग डेटा ले जाते हैं, तो स्कैडा को कॉम्प्रोमाइज़ करना वो और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बिकॉज स्कैडा एक्चुअली में अपने हार्डवेयर प्रोसेसेस पे अटैक करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ड्रोन है, तो इससे रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि अटैकर्स कैन कॉज ब्लैकआउट्स। मान लो कि ये जो स्कैडा सिस्टम है ये किसी इलेक्ट्रिक ग्रिड का स्कैडा सिस्टम होता है, तो मान लो पूरे के पूरे एरिया को ब्लैकआउट कर देता। फॉर एग्जांपल कंटामिनेट वाटर सप्लाईज, अगर वो वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो समझ सकते हो, अगर वहाँ पे वाटर फिल्टर को ऑफ कर दिया, ट्रीटमेंट बंद कर दिया, तो पूरा वाटर सप्लाई कंटामिनेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अपना यहाँ पे क्या केस है कि अपने क्रिसमस डिलीवरी को सैबोटाज किया गया है। उसके बाद ये जो स्कैडा सिस्टम है वो पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है, तो पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इस स्कैडा सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर और भी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए जो भी इससे कनेक्टेड है। उसके बाद जो मॉडबस है ये अपना ऑथेंटिकेशन को लैक करता है। जो भी अपना स्कैडा सिस्टम है उस पर एक प्रोटोकॉल होता है, वो उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉडबस। इसमें बहुत कम सिक्योरिटी होता है। मॉडबस पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, कोई ऑथराइजेशन नहीं होती, कोई भी अपना परमिशन चेक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो सीधा तुम उससे कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारे रीज़न है कि स्कैडा बहुत ही ईजिली टारगेट कर सकते हैं कोई भी अटैकर्स, और इस पर अटैक करना भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि अफेक्ट कर सकता है चीज़ें। अर्ली 2024 में जो पहला आईसीएस मैलवेयर मिला था उसका नाम था फ्रॉस्टी गूप। ये मैलवेयर सीधा किसी भी आईसीएस के साथ इंटरफेयर कर सकता था मॉडबस प्रोटोकॉल के थ्रू, और वहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी रीड कर सकता था, कुछ भी रीड कर सकता था उस मॉडबस प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ के आईसीएस से, और वहाँ के ये डिवाइस रजिस्टर में कुछ भी राइट कर सकता था। मतलब वो किसी भी वैल्यू को रीड राइट पूरा परफॉर्म कर सकता था। और यहाँ पे जैसे तुम लोग जानते हो कोई ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, तो अटैकर को ऑथेंटिकेशन वगैरह करने का ज़रूरत भी नहीं था वहाँ पे। किंग मैलियर ने इन्हीं टैक्टिक्स को वेपनाइज किया हुआ है, बट ब्लैकआउट्स के लिए नहीं, बल्कि एक क्रिसमस को सैबोटाज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है व्हाट पोर्ट इज कॉमनली यूज बाय मॉडबस टीसीपी। तो मॉडबस टीसीपी पे अपना पोर्ट 502 यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे 502 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज़ पीएलसी।
तो पीएलसी यहाँ है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये पीएलसी क्या होता है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी मशीनरी या प्रोसेस को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ ये कुछ भी हो सकता है, अपना लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये हम लोग किसी भी चीज़ पे एज अ पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। इसको बस इसलिए बनाया जाता है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहे और हार्श कंडीशन को भी झेल सके ये। तो पीएलसी आर डिज़ाइन टू, पीएलसी किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? पहला है सर्वाइव हार्श इन्वायरमेंट। ये बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट को सह लेना चाहिए, लाइक अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ, लाइक कांस्टेंट वाइब्रेशन हुआ, डस्ट हुआ, मॉइस्चर हुआ, ये सबसे ये अफेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा, रन कंटिन्यूसली विदाउट फेलियर, ये कंटिन्यूसली रन होने चाहिए ताकि कुछ भी अपना दिक्कत ना हो। मान लो कोई अपना, फॉर एग्जांपल अगर अपना ही सिस्टम अगर डाउन हो गया कुछ देर के लिए, तो सारे के सारे ड्रोन्स क्या होंगे, हो सकता है ऑफ हो जाए, वहीं पे गिर जाए। एग्जीक्यूट कंट्रोल लॉजिक इन रियल टाइम, जो भी कुछ हो रहा है वो सब मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसे रास्ते में मुड़ना है, तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंस्ट्रक्शन पहुंचना चाहिए। अगर देर हो गई तो हो सकता है किसी बिल्डिंग में जाके वो टकरा जाए। उसके बाद इंटरफेस डायरेक्टली विथ फिजिकल हार्डवेयर, यहाँ पे जो है ये सीधा सीधा अपने फिजिकल हार्डवेयर में ये कनेक्टेड होता है और यहाँ पे सारे के सारे सेंसर्स के डेटा को भी रीड कर सकता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पोजीशन, वेट, और जो भी अपने एक्चुएटर्स हैं उनको कमांड देते रहता है कि तुम ये करो, लाइक मोटर ऑन करो, वाल्व्स को ऑन करो, स्विचेस ऑन करो, रोबोटिक आर्म्स को मूव करो, ये सारी चीज़ें वो एक्चुएटर्स की मदद से परफॉर्म करवाता है। अब यहाँ पे देखते हैं मॉडबस क्या है। तो मॉडबस, जैसा हमने ऊपर देखा कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिससे इंडस्ट्रियल डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसको 1979 में बनाया गया था। तो ये क्योंकि बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अभी डिप्लॉयड है। लाइक बोल सकते हो कि जहाँ जहाँ अपना ये हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ होता है, मैक्सिमम लोग मॉडबस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका जो फीचर्स दिक्कत नहीं है, इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोले, सिक्योरिटी इसकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इस पर कोई भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे मॉडबस जो है एक बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कन्वर्सेशन की तरह काम करता है। लाइक क्लाइंट को अगर हम लोग कंप्यूटर बोल दें तो ये हम लोग उसको बोल सकते हैं मॉडबस के थ्रू पीएलसी को कि पीएलसी तुम्हारा करंट वैल्यू क्या है, रजिस्टर 0 का, और सर्वर जो कि अपना पीएलसी है वो मॉडबस के थ्रू बताएगा हमें कि रजिस्टर 0 अभी क्या, अभी वैल्यू 1 होल्ड किया हुआ है, इस यानी उसका वैल्यू अभी 1 पे सेट है। इस तरह से हम लोग मॉडबस के थ्रू अपने पीएलसी से बात कर सकते हैं। The simplicity makes Modbus easy to implement and debug. Also means security was never a consideration. अब क्योंकि Modbus बहुत ही सिंपल है तो और उसको इम्प्लीमेंट और डिबग करना भी आसान है, बट उस पर सिक्योरिटी को लेके भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उससे ना तो कोई ऑथेंटिकेशन है, ना तो कोई इंक्रिप्शन है, ना तो कोई ऑथराइजेशन चेकिंग है। कोई भी जो मॉडबस पोर्ट पे रीच कर सकता है, जो भी उसको कनेक्ट कर सकता है, वो उसको रीड एंड राइट कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। ये बिल्कुल उसी तरह के हम लोग अपने घर को खुला छोड़ दिए हैं और बोल दिए हैं कि कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है घर के अंदर। मॉडबस डेटा टाइप्स, तो मॉडबस डेटा टाइप्स में यहाँ पे क्या आता है, पहला है अपना कॉइल्स। तो कॉइल्स क्या होते हैं, अपने डिजिटल आउटपुट्स होते हैं ऑन ऑफ। तो ठीक है, तो ये अपने कुछ बाइनरीज वगैरह होते हैं जिन पे यहाँ पे 1 और 0 यही दो वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या मोटर रनिंग है, क्या वाल्व ओपन है, क्या अलार्म एक्टिव है, ये कॉइल्स के थ्रू हम लोग, ये हमें बताता है एज अ आउटपुट। उसके बाद अपना डिस्क्रीट इनपुट्स, ये क्या है, अपना डिजिटल इनपुट्स, लाइक बटन प्रेस्ड, डोर क्लोज, सेंसर ट्रिगर्ड, ये भी अपना बूलियन होता है पर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऊपर वाले जो है ये एज अ आउटपुट्स काम करते हैं कि मोटर रनिंग है क्या, वाल्व ओपन है क्या, ये हम बताता है कि उसको रीड करके हम लोग देख सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस है उसका। वाइल डिस्क्रीट इनपुट्स, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से कि हमने कोई बटन प्रेस किया तो उस पर्टिकुलर देर के लिए अपना ये 0 से 1 हो जाता है, तो ये अपने इनपुट देने के काम आता है यहाँ पे ये चीज़। सिमिलरली अगर हम लोग होल्डिंग रजिस्टर्स का बात करें तो ये अपने एनालॉग आउटपुट्स होते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये हम लोग से रीड कर सकते हैं कि क्या अभी टेम्परेचर का सेट पॉइंट कितना है, कि कितना टेम्परेचर सेट होना चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद मोटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद जोन सिलेक्शन, किस जोन में डिलीवरी करना है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे इसके आउटपुट सीख सकते हैं। फिर उसके बाद इनपुट क्या है, एनालॉग इनपुट नंबर्स, इसका यहाँ पे इनपुट रजिस्टर्स टाइप यहाँ पे क्या होता है, अपने एनालॉग इनपुट्स होते हैं, जिसका भी टाइप नंबर होता है। इसकी भी रेंज क्या होती है, 0 से 65,535। ये क्या दिखाता है, अपने करंट टेम्परेचर हो गया, प्रेशर रीडिंग हो गया, या तो फ्लो रेट, ये सब कुछ हमारा इनपुट रजिस्टर्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने 4 डेटा टाइप्स हैं मॉडबस के। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉइल्स एंड होल्डिंग रजिस्टर्स आर राइटेबल, यू कैन चेंज देयर वैल्यूज टू कंट्रोल द सिस्टम। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अपना जो कॉइल्स एंड होल्डिंग रजिस्टर्स है ये अपने राइटेबल्स होते हैं, यानी कि इनके वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं। वही अपने जो डिस्क्रीट इनपुट्स एंड इनपुट रजिस्टर्स होते हैं ये यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग रीड कर सकते हैं ओनली। जो डिस्क्रीट इनपुट्स एंड इनपुट रजिस्टर्स आर ओनली रीड ओनली, दे रिफ्लेक्ट सेंसर मेजरमेंट्स दैट यू कैन ऑब्जर्व बट कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई। तो अपना जो कॉइल एंड होल्डिंग रजिस्टर है उसके अंदर हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो हमें वैल्यू चेंज करने को अलाउ करता है। बट डिस्क्रीट इनपुट एंड इनपुट रजिस्टर ये किसी सेंसर से मान लो कि डेटा लाके बस यहाँ पे शो करता रहता है। लाइक बटन प्रेस हुआ, क्या हमने बटन प्रेस किया तो सेंसर ने डिटेक्ट किया, हाँ ठीक है बटन प्रेस हुआ, इसने इसको बंद कर दिया। तो हम लोग इसके वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पर खुद राइट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे TVFC ड्रोन कंट्रोल सिस्टम यू विल फाइंड, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने ड्रोन कंट्रोल सिस्टम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो होल्डिंग रजिस्टर स्टोरिंग कन्फिग्रेशन वैल्यूज़। तो होल्डिंग रजिस्टर्स क्या है अपने ड्रोन कंट्रोल सिस्टम का, पहला है HR0। ये क्या करता है, पैकेज टाइप सिलेक्शन। हमने ये ऊपर नोट्स में देखा था कि इस तरह का हमारे एंट्रीज दिए हुए थे, 0 का मतलब गिफ्ट, 1 का मतलब एग, 2 का मतलब बास्केट्स। HR1 डिलीवरी जोन 1 से 9 नॉर्मल है, 10 इमरजेंसी डिस्पोजल के लिए है ओसन में। HR4 सिस्टम सिग्नेचर, ये अपने बोल सकते हैं कि अपने ड्रोन कंट्रोल सिस्टम का वर्जन आइडेंटिफायर भी है। और इस केस में ये अटैकर्स का कॉलिंग कार्ड है, मतलब इस केस में ये लोग वर्जन नंबर को आई थिंक यहाँ पे कुछ मॉडिफाई किए हुए हैं ताकि हम लोग को बुला सके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉइल्स कंट्रोलिंग सिस्टम बिहेवियर, ओके। तो अब यहाँ पे कॉइल्स देखते हैं कि अपने जो TVFC कंट्रोल सिस्टम है उसमें कौन कौन से कॉइल्स यूज हुए हैं। कॉइल्स क्या है, अपने बूलियन वेरिएबल्स थे, अपने बूलियन रजिस्टर से। तो C10 क्या कर रहा है, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन इनेबल है कि डिजेबल है, यानी इन्वेंट्री चेक हो रही है कि नहीं, वो C10 से मॉडिफाई होता है। C11 अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चेक करता है कि इनेबल्ड है कि नहीं। फिर उसके बाद C12 इमरजेंसी डंप प्रोटोकॉल को देखता है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है। C13 ऑडिट लॉगिंग को देखता है कि ऑडिट लॉगिंग हो रही है कि नहीं। C14 क्रिसमस रेस्टोरेशन स्टेटस फ्लैग है, जिसके बारे में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग सब कुछ सही कर देते हैं तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। C15 सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म आर्म्ड डिसआर्म, ठीक है। तो ये बताता है कि अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है वो अभी एक्टिव है या डीएक्टिव है। रिमेंबर दैट क्रम्पल नोट यू फाउंड अर्लियर, नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ऊपर जो हमें नोट मिला था वो अब पूरा सेंस बना रहा है कि वो क्या चीज़ था। जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन है वो डॉक्यूमेंट कर रहा था इन मॉडबस एड्रेसेस को और उसके मीनिंग को। तो जो भी अपने ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा था वो उसके हर एक रजिस्टर को डॉक्यूमेंट कर रहा था ताकि उसकी मीनिंग वगैरह को एक प्रॉपर तरीके से लिख सके वहाँ पे। मॉडबस एड्रेसिंग, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, ईच डेटा पॉइंट इन मॉडबस हैज़ अ यूनिक एड्रेस, थिंक ऑफ लाइक इज अ हाउस नंबर ऑन अ स्ट्रीट। इफ़ यू वांट टू रीड और राइट अ स्पेसिफिक वैल्यू यू रेफरेंस बाय इट्स एड्रेस नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपने जो मॉडबस के डेटा पॉइंट्स है सबके पास एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर हमें कुछ भी रीड और राइट करना है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को तो हमें पहले उसके एड्रेस नंबर से उसे रेफरेंस करना पड़ता है ताकि अपना मॉडबस समझ पाए कि उसे क्या चेंज करना है। मॉडबस एड्रेसेस जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट होते, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो अपने एड्रेस का बात कर रहा है वो एक्चुअली ये है, लाइक HR0 HR1
HR4 और लाइक C12, C13, C14, ये अपने, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अपना एड्रेसेस है, ताकि ऑफ कोर्स तभी तो मॉडबस समझ पाएगा किसकी वैल्यू को चेंज करना है। अगर हमने मेंशन नहीं किया कि हमने सिर्फ बोला कि वैल्यू को 1 सेट कर दो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि HR0 पे सेट करना है या HR4 पे सेट करना है, तो यहाँ दिक्कत होगा इसको। तो यहाँ पे सेम चीज़ अपना दिया हुआ है कि ये सारे चीज़, ये ऊपर जो चीज़ दिया हुआ था लाइक HR0, HR1, HR4, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। मॉडबस TCP वर्सेस सीरियल मॉडबस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपना कि जो भी अपना मॉडबस है वो सीरियल कनेक्शंस के थ्रू ऑपरेट करता है, लाइक RS232 या RS485 केबल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आई थिंक ये इसके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि मॉडबस किस केबल्स वगैरह को यूज़ करता है। डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क के साथ फिजिकली कनेक्टेड होते हैं और इसी के थ्रू वो पूरा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी इस पे एक्सेस चाहिए तो हमें वहाँ खुद जाके उसके सिस्टम में एक्सेस करना होता है, यानी कि मैलवेयर ने पक्का किसी को भेजा होगा अपने सिस्टम में आके कोई किसी को कनेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम से, तभी वो जाके अपने मॉडबस को ये एक्सेस कर पाया और उस पर चीज़ों को राइट किया वहाँ पे। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो मॉडबस TCP को यूज़ करते हैं, जो कि अपने TCP IP नेटवर्क पैकेट्स को यूज़ करता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट किस पे लिसन करता है, पोर्ट 502 पे। तो ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि ओरिजिनली जो मॉडबस है वो तो फिजिकली काम करता है, लाइक अगर तुम्हारे इंडस्ट्री में तुमने मॉडबस को फिजिकली सेटअप किया हुआ है तो तुम्हें वहाँ पे जाके फिजिकली उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तभी जाके तुम उसको एक्सेस कर सकते हो मॉडबस को, चीज़ों को रीड एंड राइट करने के लिए। लेकिन अगर तुमने मॉडबस TCP सेटअप किया होगा, जो कि आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो तुम उसके IP पे सिर्फ पोर्ट 502 पे एक्सेस करके उससे कनेक्ट कर सकते हो मॉडबस से, और कुछ भी रीड एंड राइट कर सकते हो। अब ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है इससे बहुत सारे बेनिफिट्स तो आते हैं, जैसे कि रिमोट मॉनिटरिंग हो गया, तुम अपने कंपनी से बाहर रह के भी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। ज़्यादा इजी है इंटीग्रेशन में, बिजनेस सिस्टम में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी है, लाइक एक ही जगह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट इससे बहुत ज़्यादा नेटवर्क बेस्ड अटैक्स का भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मॉडबस पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होती। किंग मैलवेयर ने इसी एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है, और अब TPFC का जो ड्रोन कंट्रोल सिस्टम का मॉडबस है वो पूरे नेटवर्क के थ्रू एक्सेसिबल है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। उसे सिस्टम में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फिर किसी वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मॉडबस TCP प्रोटोकॉल्स के साथ काम कर रहा है, वो इंटरनेट पे पूरा फैला हुआ है। उसने सीधा अगर उसे हमारे सिस्टम का IP पता है तो IPN पोर्ट के थ्रू, जो कि पोर्ट क्या है 502, सिर्फ इस पर जाके वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ही सिंपली कनेक्टेड टू पोर्ट 502 और स्टार्टेड इशूइंग कमांड्स, और कमांड डालने लगा पोर्ट 052 के साथ कनेक्ट होके, जैसे कि उससे ऑथराइज हो पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन का काम होता ही नहीं है। द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ चुकी है अब, कि अपने मॉडबस में ना तो कोई ऑथेंटिकेशन होती है, ना तो कोई इंक्रिप्शन होती है, ना ऑथराइजेशन होती है, ना तो कोई इंटीग्रेशन चेकिंग होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा अनसिक्योर बोल सकते हो इस प्रोटोकॉल को। यहाँ पे अगर कोई कनेक्ट कर लिया इसके ऊपर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब आज के जो टाइम में है वो हमारे पास सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं मॉडबस के लिए, बट ये मॉडबस के खुद के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि VPN, फायरवॉल, या तो मॉडबस सिक्योरिटी गेटवे जो अलग से एक टूल आती है, उन सबको इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि कोई उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद मॉडबस खुद में खुद अनसिक्योर ही रखता है। कनेक्टिंग द डॉट्स, अब हमें समझ में आ रहा है कि अपने जो OpenPLC वेब इंटरफेस है वो कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई अनऑथराइज एक्सेस उस पर किया ही नहीं है। वो तो सीधा बस मॉडबस पे कनेक्ट किया और कमांड्स डाल दिया, तो ऑफ कोर्स सारे सिस्टम्स को लगेगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, कोई कुछ ऐसे ब्रीच करने का ट्राई किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैलवेयर ने
बस सीधा मॉडबस टीसीपी से कनेक्ट किया और अपने रजिस्टर्स के वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया और इसी से सारी चीज़ें हुई। ओके, तो ठीक है। तो अब वो जो नोट हमें मिला था, तो वहाँ जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन था, उसने डिस्कवर किया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और उसने चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का ट्राई किया था ताकि वो जितने भी कॉम्प्रोमाइज्ड वैल्यू हैं उनको लिस्ट आउट करके रख सके। अब उसके नीचे जो वार्निंग दिया हुआ था, नेवर चेंज HR0 वाइल C11 इज ट्रू, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैक मैकेनिज्म भी मैलियर ने सेट किया था, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टास्क में हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे और पाई मॉडबस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। एंड हम लोग बिल्कुल वही करने का ट्राई करेंगे कि जो किंग मैलियर ने करने का ट्राई किया था, अपने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का, ताकि हम लोग समझ सकें कि आखिर एक्चुअली चल क्या रहा है। और हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोग क्रिसमस को वापस से रिस्टोर कर पाएँ। तो मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ और हम लोग अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ICS एंड मॉडबस तो हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग ये भी अब और यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने जो TBFC का ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है इससे हम लोग एनालाइज करने वाले हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि आखिर ये कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और उसको हम लोग रिस्टोर कर पाएँ। इनिशियल रिकॉन, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं कि अपने जो करंट मॉडबस अपने इस मॉडबस के थ्रू अपने जो करंट ICS है उसके ऊपर क्या चल रहा है, वो कैसे अपनी वर्क कर रहा है, ताकि हम लोग उसके ऊपर रिस्टोर परफॉर्म कर पाएँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने अटैक बॉक्स टर्मिनल के थ्रू nmap परफॉर्म करना है इस IP के ऊपर जो अपने मशीन IP है। तो ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपना VM ओपन रखा है, हमारा टारगेट मशीन ओपन है। मैं इसको एक बार इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ ताकि ये टर्मिनेट ना हो। एंड उसके बाद हमारे पास हमारा अटैक बॉक्स भी है जो कि मैं अपना VMware यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर लॉगिन कर लेता हूँ। हम लोग टर्मिनल के ऊपर आएंगे, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज, क्लियर। ओके, ये क्लियर हो चुका है। और अब हम लोग ये nmap कमांड इशू करते हैं, बट ऑफ कोर्स उससे पहले हम अपने VPN को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू टर्मिनल यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड हम लोग इस वाले पे अपना VPN ऑन कर लेते हैं। ओपन VPN डैश डैश VPN डैश डैश कॉन्फ़िग और डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मेरा VPN कॉन्फ़िगरेशन है। सो डाउनलोड्स AP एंड एंटर। मैं इसे साइड बाय साइड रख देता हूँ ताकि हम लोग दोनों चीज़ें देख पाएँ। ओके, यहाँ पे एरर हो गया, मुझे रूट यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं sudo यूज़ कर लेता हूँ उसके आगे। sudo पासवर्ड एंड दिस शुड कनेक्ट आवर VPN। ओके, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, तो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं। एंड हम लोग अभी वापस आते हैं एंड इसको हम लोग ट्राई करते हैं चेक करने का कि क्या हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं IP को पिंग करके देखता हूँ क्या ये एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग इस IP को। 1048.165.141। ठीक है, तो ये यहाँ पे पिंग नहीं हो रही है, तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ क्या हमारा VPN कनेक्टेड है क्या। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट अगेन। इसको पिंग करते हैं हम लोग। ओके, पिंग नहीं हो रही, फिर भी मैं काम करता हूँ उस पर nmap करने का, क्योंकि कुछ सिस्टम्स होते हैं कभी का जिन पे पिंगिंग ऐसे अलाउड नहीं होती, उस पर ICMP प्रोटोकॉल्स काम नहीं करते।
ओके, यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। तो हमारा पोर्ट 22 जो है उस पर देख सकते हैं हमारा SSH चल रहा है। तो हम लोग अपने सिस्टम पे लॉगिन भी कर सकते हैं SSH के थ्रू, अगर हमें पासवर्ड पता है तो। हम लोग देख सकते हैं कि पोर्ट 80 भी ओपन है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट भी चल रही है इसके ऊपर। एंड पोर्ट 502 भी ओपन है, जो हमें पता है किसकी पोर्ट है, अपने मॉडबस की पोर्ट है। तो ये भी अभी ओपन है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर और भी यहाँ पे लिखा है कि और भी सारे पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं डैश पी डैश के थ्रू, जो सारे के सारे पोर्ट्स को स्कैन करता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो ये अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ की फाइंडिंग्स हमें दिखा रहा है कि पोर्ट 80 पे हमारा एक HTTP सर्विस चल रहा है, वेबसाइट जिस पे अपनी CCTV कैमरा फीड आ रही है, और पोर्ट 502 जो अपना मॉडबस की TCP है। ठीक है, तो अभी विजुअल कंफर्मेशन CCTV फीड। तो सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे जाना है ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें कि हमारी CCTV फीड जो है वो आ रही है कि नहीं। तो मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं ट्राई करूँगा एक्सेस करने का इस CCTV फीड को। ठीक है, तो यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन हो चुका है। मैं इसको यहाँ पेस्ट करके एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें। ओके, यहाँ पे अपना साइट ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी CCTV फीड आ रही है एंड स्टेटस क्या आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे कन्वेयर बेल्ट्स में यहाँ पे क्या लोडेड है, पूरे हर जगह पे चॉकलेट एग्स भरे पड़े हैं, कहीं भी अपना गिफ्ट नहीं दिख रहा। तो इसलिए सारे के सारे जो अपने कस्टमर्स हैं, जो भी अपने सिटीजन्स हैं, उन सबको क्या जा रहा है, चॉकलेट एग्स जा रहा है। तो सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि अपना जो वेयर हाउस फ्लोर जो है वो रियल टाइम में दिख रहा है, और जो रोबोटिक आर्म्स है वो पूरे वर्क में बिजी हैं, और जो कन्वेयर बेल्ट है वो भी स्मूथली चल रहे हैं। पर कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे क्रिसमस प्रेजेंट्स दिख नहीं रहे हैं। उसकी जगह हर जगह अपने चॉकलेट एग्स भरे पड़े हैं, और हर जगह ईस्टर थीम की पैकेजिंग हो रखी है असेंबली लाइन पे। और जो अपने डिलीवरी ड्रोन्स हैं वो एग्स लोड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिफ्ट्स। स्टेटस डिस्प्ले ऊपर, यहाँ पे स्टेटस डिस्प्ले में साफ ऊपर आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़, जो अपना सिस्टम यहाँ पे अपना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्योंकि द विजुअल कंफर्मेशन टेल्स यू द प्रॉब्लम इज़ रियल एंड एक्टिव। अब क्योंकि हमने इससे प्रॉब्लम को देख लिया तो हमें पता है कि प्रॉब्लम सही में हो रहा है और अभी चल रहा है एक्चुअली में। सिस्टम के सिस्टम इज़ नॉट ब्रोकन, द सिस्टम के ऊपर कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है इस तरह की कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उसके इंक्रिप्शन वगैरह को तोड़ा गया है, या तो किसी तरह से उसको हैक किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है। बस ये जो अपने सिस्टम्स हैं, जो भी अपने ड्रोन्स हैं, वो गलत आइटम्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक मैनिपुलेशन अटैक। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे सिस्टम के लॉजिक्स को मैनिपुलेट किया गया है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम फेलियर नहीं हुआ है। तो अब इस CCTV कैमरा फीड को हम लोग अलग रखते हैं, और हम लोग अभी मॉडबस के रिकॉन को करने वाले हैं। हम लोग मॉडबस के थ्रू देखने वाले हैं कि हमारे जो करंट रजिस्टर्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यू है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पाई मॉडबस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। तो मैं टर्मिनल पे वापस आता हूँ, मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है pip3 इंस्टॉल। पैकेज का नाम देख लेते हैं हम लोग, पाई मॉडबस। तो पाई मॉडबस इस पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। ध्यान में रखना कि ये पर्टिकुलर वर्जन ही इंस्टॉल करना है, और कोई वर्जन हो सकता है कि काम ना करे। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम्हें कोई एरर आए इंस्टॉल करते वक्त, तो सिंपली
इस टैग को यहाँ पे लगा सकते हो, इस एट्रीब्यूट को, और ये तुम्हारा इंस्टॉल कर देगा पैकेज को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं इनको हम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इंटरप्रेटर के जो ये साइंस वगैरह है, डॉट डॉट, ये सब तुम्हारे जो कॉपी करके करोगे तो इनवैलिड सिंटैक्स क्रिएट कर देगा। तो उसकी जगह ये ऊपर जिनका ये वीडियो दिया गया था, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसी स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे साइड में ओपन किया हुआ है। अगर तुम लोग को स्क्रिप्ट चाहिए होगी तो यहाँ इस वीडियो के थ्रू तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसे कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट ब्लॉक्स फाइल, इस पर क्लिक करोगे तो सेम स्क्रिप्ट तुम्हारी खुल जाएगी। तो मैं उस वहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहला है हमारा ये कनेक्ट वाला, तो मैं इतना को पहले कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके, एंड हम लोग अभी ट्राई करते हैं इससे कनेक्ट करने का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप करता हूँ Python 3, एंड यहाँ पे अब इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं, एंड देन एंटर करते हैं, एंड देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, यहाँ मैंने एक गलती कर दी, मुझे इसे Ctrl+C करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ मैंने यहाँ पे अपना मशीन आईपी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे तुम लोग का जो मशीन आईपी है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें इस तरह का एरर देखने मिलेगा कि कनेक्शन फेल हो गया। तो मैं यहाँ से पहले एग्जिट कर जाता हूँ, एंड हम लोग एक काम करते हैं, इसको अलग फाइल में ही बना लेते हैं। तो मैं नैनो से एक फाइल बना लेता हूँ कनेक्ट मॉडबस। मैं कनेक्ट मॉडबस नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ और डॉट पाई इस पर एक्सटेंशन दे देंगे। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट को, एंड यहाँ पे जो अपना मशीन आईपी है इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो मशीन आईपी की जगह यहाँ पे हमें जो मशीन आईपी दी गई है मैं उसको यूज़ करूँगा, ये अपनी टारगेट मशीन आईपी। तो इसे कॉपी करते हैं एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव, एग्जिट, और अभी Python 3 के थ्रू इसको रन करने का ट्राई करते हैं। तो कनेक्ट modbus डॉट पाई, एंटर, एंड देखते हैं हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, कनेक्ट टू दिस फील्ड टाइम्ड आउट। तो मैं देख लेता हूँ क्या VPN का इशू है, मैं इसे री कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने इस बार यहाँ पे रूट के थ्रू इसको कनेक्ट करने का ट्राई किया VPN को, एंड अब हम लोग एक न्यू टैब ओपन करके इसको फिर से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं अपने टारगेट मशीन को। सो पिंग करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं अभी ये पिंग हो रहा है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ अपने Python 3 स्क्रिप्ट को रन करने का। सो Python 3 कनेक्ट modbus डॉट पाई, कनेक्ट, ओके सॉरी मैंने पिंग यहाँ लिख दिया है, आई हैव टू राइट Python 3 कनेक्ट modbus डॉट पाई, एंटर। यहाँ देख सकते हैं कनेक्टेड टू PLC सक्सेसफुल, यानी हमारा modbus सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, रीडिंग होल्डिंग रजिस्टर्स। तो अब हमें अपने होल्डिंग रजिस्टर्स को भी रीड करना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर कमांड्स को हमें रन करना होगा। तो ये सारे कमांड्स भी मैं यहाँ से ऊपर से ला सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ टिल हेयर, एंड अब मैं नैनो पे जाके इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं इस ओके, मैं काम करता हूँ कि यहाँ से सिर्फ इतना ही ब्लॉक को ऐड करता हूँ, इतना ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। सो मैं सिर्फ इतने ब्लॉक को ऐड करूँगा। ठीक है, तो एंटर। अभी देखते हैं अभी इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने HR0 के वैल्यू को रीड किया है और ये कितना आ रहा है हमारे मॉडबस के थ्रू 1 मतलब चॉकलेट एक्स। तो ये अपना जो पूरा ड्रोन सिस्टम है अभी चॉकलेट एक्स दे रहा है और यही रीज़न है कि अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको चॉकलेट एक्स जारी है अभी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे अपने रजिस्टर 1 का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह मैं बाकियों को भी ऐड करता हूँ। ये अपने रजिस्टर 4 का हम लोग वैल्यू चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉयल 10 की वैल्यू है, ये कॉयल 11 है, दिस इज़ कॉयल 15। तो मैं इस पूरे को अभी कॉपी करके उसके नीचे ऐड कर देता हूँ ताकि हम लोग सारे रजिस्टर की वैल्यू को एक साथ देख पाएँ। तो मैं वापस से नैनो पे जाऊँगा एंड इसके नीचे मैं बाकी के स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+Shift+V, एंटर एंड अभी इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सारा डिटेल आ चुका है। कनेक्टेड टू PLC, HR0 का वैल्यू 1 है जो कि चॉकलेट एक्स दे रहा है। अपना जो सिस्टम सिग्नेचर है उसकी वैल्यू 666 है। सिस्टम सिग्नेचर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी दी हुई थी 100 टास्क में। अगर उसके अलावा कुछ और है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे 666 है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट डिटेक्टेड किंग मैलियर सिग्नेचर। तो 666 एक्चुअली में किंग मैलियर की सिग्नेचर है। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि किंग मैलियर ने अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। यहाँ पे C10 इन्वेंट्री वेरिफिकेशन जो है कॉल 10 की वैल्यू वो फॉल्स है, यानी अपना इन्वेंट्री वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ड्रोन्स कुछ भी लेके भेज दे रहे हैं। उसके बाद C11 प्रोटेक्शन ओवरराइड, ये ट्रू है। तो अपनी जो प्रोटेक्शन है वो ऑन है और अगर हमने कोई भी अनऑथराइज चेंजेस करने का ट्राई किया तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम कोई भी डिफेंसिव मैकेनिज्म को ट्रिगर कर सकता है। C15 सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर्म्ड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट की स्टेटस क्या है अभी फॉल्स है, यानी कि अभी के लिए सब कुछ सेफ है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था अपना ये कॉल 15 वगैरह, यहाँ तक अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट से स्टेटस को हमने चेक कर लिया है। अब स्टेप 5 पे अंडरस्टैंडिंग द ट्रैप। अब देखो, अब जो हमें वो नोट मिला था सबसे पहले, अब वो पूरा सेंस बना रहा है कि जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन है उसने डिस्कवर किया था कि HR0 1 पे सेट था और वो X को डिलीवर करने के लिए फोर्स कर रहा था। उसके बाद C11 प्रोटेक्शन अपना इनेबल्ड है, तो वो चेंजेस को मॉनिटर कर रहा है और कोई भी अगर अनथराइज चेंजेस हुआ, कोई भी कुछ चेंज करने का ट्राई किया तो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा। अगर किसी ने HR0 को चेंज करने का ट्राई किया जब अपना ये C11 ट्रू है तो C15 आर्म्ड हो जाएगा। तो C15 क्या था अपना, C15 इज सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्टेटस। तो अगर हमने HR0 को चेंज करने का ट्राई किया, यानी अगर हमने कुछ करने का ट्राई किया जिससे X वो नहीं भेज के गिफ्ट्स भेजे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इंस्टेड। आफ्टर 30 सेकेंड C12 एक्टिवेट्स एंड एवरीथिंग डम्प्स टू जोन 10 ओशन। और सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट होने के 30 सेकेंड बाद C12 अपना एक्टिवेट हो जाएगा। C12 यानी कि अपना कॉइल 12, जो क्या करेगा, अपने जितने भी डिलीवरी जोन्स हैं उनको 10 पे सेट कर देगा। और 10 क्या था अपना ओशन, तो सब कुछ जाके ओशन में फेंकाएंगे सारे के सारे ड्रोन्स अपने। तो टेक्नीशियन का वार्निंग यही था कि वो वहाँ पे वो हमें सावधान करना चाह रहा था कि अगर हमने ये अपना क्या था HR0 को चेंज नहीं करना। अगर हमें HR0 को चेंज कर दिया जब तक अपना C11 ट्रू है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, हम लोग और भी ज़्यादा वर्स कर देंगे चीज़ें। तो यहाँ पे अब कंप्लीट रेकॉन स्क्रिप्ट दिया हुआ है हमारे पास। तो हमने जो ऊपर स्क्रिप्ट देखा वो एक पार्सल स्क्रिप्ट था जहाँ पे हमने कुछ ही रजिस्टर्स की वैल्यू को देखा था। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट यहाँ हमें दी गई है, इसको अगर तुम लोग कॉपी पेस्ट पूरा कर लो तो हम लोग उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड टिल हेयर, मैं यहाँ तक इसे कॉपी करूँगा और मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ नैनो के थ्रू एंड लेट्स से recon.py। ठीक है, मैंने इसे पूरा पेस्ट कर दिया है, इसे सेव कर देते हैं और अब मैं इसे Python 3 के साथ रन करता हूँ recon.py को एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो HR0 ये सब हमें पता है कि 1 पे सेट है। HR1 जो है डिलीवरी जोन कितना पे सेट है 5 पे। 5 मतलब नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
HR4666, ये हमें पता है यहाँ पे दिक्कत है, अपना सिग्नेचर डिटेक्ट हुआ था किंग मैलियर का। फिर उसके बाद कॉइल्स की वैल्यू चेक करते हैं C10। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन हमें पता है फॉल्स पे सेट है, कुछ भी चेक नहीं कर पा रहा है, अपना ड्रोन्स वगैरह वो चेक नहीं कर पा रहे क्यों क्या ले जा रहे हैं। उसके बाद C11 जो प्रोटेक्शन है वो ट्रू है, तो हम लोग कोई अनऑथराइज चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा अपना सिस्टम। C12 इमरजेंसी डंप है, तो ऑफकोर्स यही चीज़ है जो 30 सेकंड बाद एक्टिवेट हो जाएगा अगर हमने कोई भी अनऑथराइज चेंजेस किया तो। उसके बाद अपना ऑडिट लॉगिंग जो है वो फॉल्स है, तो कुछ जो भी बीच कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहा है वो लॉग नहीं हो पा रहा है। इट शुड बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए था। C14 ये अपना क्रिसमस रिस्टोर्ड है, जैसे ही हम लोग सब कुछ सही कर देंगे तो ऑटो सेट हो जाएगा। C15 सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर्म्ड है कि नहीं, तो ये अभी फॉल्स पे है, तो अभी के लिए ये ठीक है। थ्रेट असेसमेंट, तो एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क हमें डिटेक्ट हुआ है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट है, जिसका मतलब है ट्रैप अभी सेट है, अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन किया तो ट्रैप यहाँ पे ट्रिगर कर जाएगा और सब कुछ जाके ओशन में फेंकेंगे सारे के सारे ड्रोन्स। पैकेज टाइप फोर्स टू एक्स, पैकेज टाइप्स जो है वो एक्स पे सेट है, तो सबको एक्स ही मिल रहा है। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन डिजेबल्ड है, तो इन्वेंट्री चेक नहीं हो पा रहा है, ऑडिट लॉगिंग भी डिजेबल्ड है। रिमेडिएशन रिक्वायर्ड, तो हमें फिक्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे अगर चाहें तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपने आउटपुट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ट्रैप को डीएक्टिवेट करना होगा। ट्रैप को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें C11 को पहले फॉल्स करना पड़ेगा, ताकि अपना जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो डिसेबल हो जाए और वो डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर ना करे चेंजेस पे। तो C11 को सबसे पहले क्या करना है, डिसेबल करना है। उसके बाद जाके हमें HR0 को 0 पर सेट करना है, ताकि वो क्रिसमस गिफ्ट डिलीवर करे। देन इन्वेंट्री वेरिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि हर चीज़ वेरीफाई करके हो। देन ऑडिट लॉगिंग को हमें वापस से इनेबल करना है, ताकि जो भी अपनी लॉगिंग हो रही है वो वापस से शुरू हो जाए। फिर उसके बाद हमें ये भी वेरीफाई करना है कि जो अपनी C15 है वो आर्म्ड ना हो। जो C15 है वो क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस, वो एक्टिवेट ना हो। ये ऑर्डर क्रिटिकल है, ये भले ही चाहे तो ऊपर नीचे हम लोग कर लें 2 से लेके 5 तक, बट ये जो 1 है ये पहले ही करना है। अगर ये हमने पहले नहीं किया तो इससे क्या होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्रिसमस को रिस्टोर करने के लिए वो सेम काम जो हमने ऊपर स्टेप बाय स्टेप देखी, वही करने के लिए यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट दिया हुआ है, और इसी स्क्रिप्ट के थ्रू हमें अपना हमारा फ्लैग भी मिलने वाला है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे हम लोग सेव कर लेते हैं अपने VM में नैनो के थ्रू। नैनो रिस्टोर नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, restore.py, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको रन करने का ट्राई करते हैं, python3 restore.py, एंटर करते हैं एंड यहाँ देख सकते हो सिस्टम स्टेट को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को डिसेबल किया, उसके बाद से अब पैकेज टाइप को क्रिसमस प्रेजेंट पे सेट कर दिया है। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन अब ट्रू पे सेट हो चुकी है, इनेबल्ड है। ऑडिट लॉगिंग ट्रू हो चुका है। सिस्टम रिस्टोरेशन को अब वेरीफाई कर रहा है कि सब कुछ सही है ना। सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर्म्ड फॉल्स, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ, सब कुछ सही है। सक्सेस, क्रिसमस इज सेव्ड और क्रिसमस डिलीवरीज हैज बीन रिस्टोर्ड। द ड्रोन्स विल नाउ डिलीवर प्रेजेंट्स नॉट एक्स, तो अब ड्रोन्स अपने प्रेजेंट्स ही डिलीवर करेंगे। CCTV फीड को हम लोग रिजल्ट में देख सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा फ्लैग दिया हुआ है, तो मैं इस फ्लैग को कॉपी कर लेता हूँ एंड इस फ्लैग को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चेक करेंगे एंड यहाँ देख सकते हैं ये करेक्ट है। अभी हम लोग वापस से अपने उस साइट पे जाते हैं जो कि अपना CCTV वाला था, और यहाँ देख सकते हो स्टेटस क्या है, सिस्टम रिस्टोर्ड, और किंग मैलियर यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, अभी इसका मूड ठीक नहीं है बिकॉज हमने वापस से क्रिसमस को रिस्टोर कर दिया है एंड इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है कि अगर तुमने गलती से ट्रैप को ट्रिगर कर दिया होता तो क्या होता। अगर तुमने ट्रैप को ट्रिगर कर दिया होता, यानी हमने HR0 को पहले चेंज करने का ट्राई किया होता बिफोर C11, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट C15 एक्टिवेट हो जाता एंड 30 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता। आफ्टर 30 सेकेंड्स C12 अपना ट्रू हो जाता, और इससे क्या होता, सारे के सारे ड्रोन्स का जो ये अपना जो HR1 है, HR1 क्या था अपना,
ये डिलीवरी जोन, सारे के सारे डिलीवरी जोन कहाँ सेट हो जाता है, 10 पे, यानी कि ओशन पे। तो सारे ड्रोन्स जाते सीधा ओशन में, और वहाँ पे जो भी रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो डंप करके आ जाते हैं। द CCTV वुड शो द ट्रैप एक्टिवेशन स्क्रीन। CCTV पे हमें ट्रैप एक्टिवेशन का स्क्रीन देखने को मिलता, और वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अब तुम्हें अपना VM को क्लोज करना पड़ता है, ये अपना टारगेट मशीन को, और हमें तुम्हें एक न्यू टारगेट मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा चैलेंज फेल हो जाएगा अगर तुमने ऐसा किया तो। ये हमें दिखाता है कि हमें अपने ICS की अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है, इससे पहले हम लोग उस पर कुछ चेंज करें। अगर हमने विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया तो हम लोग चीज़ें ठीक करने के बजाय और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट एनालिसिस है, तो यहाँ पे इंसिडेंट के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एनालिसिस हुई है कि मैलवेयर ने अपने सिस्टम पे जो इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक किया वो कैसे किया, क्योंकि उसने कोई एक अनऑथेंटिकेटेड मॉडबस एक्सेस यूज़ किया जिस पे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगता ऑफ कोर्स। उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू को डायरेक्टली मॉडिफाई किया, उसने अपने सेफ्टी मैकेनिज़्म को डिसेबल किया, और फिर उसके बाद अपना एक ट्रैप इम्प्लीमेंट कर दिया वहाँ पे, ताकि अगर कोई भी जल्दी में HR0 की वैल्यू को चेंज करने के ट्राई करे तो उल्टा और वो चीज़ें बिगाड़ दे। और उसने अपना सिग्नेचर ऐसे लेफ्ट कर दिया कॉलिंग कार्ड में। कॉलिंग कार्ड तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि उकसाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ देखो मैंने चेंजेस किया है, बचा सकते हो तो बचा लो। तो जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन था उसने ये सारा चीज़ डिस्कवर तो किया था, लेकिन इससे पहले वो चीज़ फिक्स कर सके वो पक्का किसी वजह से इंटरप्ट हो गया होगा, और उसने वो कागज़ वहाँ पे गिरा दिया होगा जो हमें मिला था। तो ठीक है, तो अपना यही था आज का टास्क। तो अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट्स में बताना, बिकॉज हो सकता है कि सारी चीज़ें इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हो, बिकॉज मेरे लिए भी ये बहुत ही न्यू टॉपिक थी। सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। गो टू वेयरविल, एंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेस कंडीशंस। तो ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग रेस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।